चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल। यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये है, थोड़ा फास्ट सुनेंगे इसीलिए इसका नाम रखा गया रैपिड रिवीजन। बहुत आहिस्ते आहिस्ते चीजों को नहीं चलाया जा सकता क्योंकि आप रिवीजन नहीं रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल करना ही बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। और इसका जो मेन आधार है इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल प्रेडेशन, मतलब एक्चुअल में वो उससे प्रेडेशन करते रहना, मतलब वो उसका प्रेडेटर होना चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल है। डायरेक्ट मैं एग्जांपल की बात करता हूं बेटा। बायोलॉजिकल कंट्रोल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केमिकल से या फिर फर्टिलाइजर से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे थे, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, तो बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग बोल सकते हैं, जिसका नाम आप जानते होंगे लेडी बर्ड। क्या बोलते हैं? लेडी बर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल आएगा कि आप एक एजेंट, अच्छा एजेंट कभी अपने लिए काम नहीं करता, दूसरों के लिए काम करता है। तो अगर एक किसान है, उसकी फसल लगातार बर्बाद हो रही है और वो केमिकल्स को अवॉइड करना चाहता है, तो वो एक नेचुरल प्रेडेटर को ले आए जो उसके फसल को बर्बाद कर रहे हैं उनके लिए छोड़ दे। तो जैसे अगर मान लीजिए उसके खेत के अंदर यहाँ पे अगर बोला जाए कि खेत में एफिड्स का आतंक बहुत ज्यादा है, तो वो लेडी बर्ड को लाके छोड़ दे, वो सारे एफिड्स को खत्म कर देंगे, नेचुरली वो उनकी प्रेडेटर होती हैं। इसके अलावा अगर बोला जाए बेटा ड्रैगन फ्लाइज, क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाइज। और ड्रैगन फ्लाइज की अगर बात करें तो वो मॉस्किटो को हमेशा क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो अगर आपको मॉस्किटो से छुटकारा पाना है तो आप हमेशा ड्रैगन फ्लाइज ला सकते हैं। तो आप बताइए एजेंट कौन हुआ? ये हुए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ये हुए, और ये क्या कर रहे हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो पहला लेडी बर्ड हो गया, दूसरा हो गया ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, अगले नंबर पे एक बोल सकते हैं बैकुलो वायरसेस। क्या बोलते हैं? बैकुलो वायरसेस। और बैकुलो वायरसेस जो है वो इंसेक्ट एंड, यहाँ पे बोल सकते हैं इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड से अगर आपको छुटकारा पाना हो, आपके खेत में ये फसल को बर्बाद कर रहे हो, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। इसका नाम क्या है? बैकुलोवायरसेस। और बैकुलोवायरसेस का जो जीनस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। अच्छा खास बात ये है कि ये एक्सीलेंट कैंडिडेट होते हैं, एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। कहने का मतलब इनको यूज कब किया जाता है? बेसिकली आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत इनका ज्यादा यूज किया जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन का मतलब अगर कोई ऐसा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हो जहां पे बहुत 100 माइक्रोब्स ऐसे हों जिनमें से 90 फायदे वाले हों, 10 नुकसान कर रहे हों, तो उन 10 को मारने के लिए, उन 10 इंसेक्ट या अदर आर्थ्रोपोड्स को मारने के लिए हम, ताकि 90 को नुकसान ना पहुंचे, हम किसे यूज करेंगे? बैकुलोवायरसेस को। और कई बार ऐसा होता है कि आप पता लगा 10 को मारने के चक्कर में 90 को भी खा गए, तो ऐसा कंट्रोल जो है हमारे लिए नुकसान वाली बात है। तो वहां पे हम लोग बैकुलोवायरसेस को इस्तेमाल करेंगे बेसिकली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के दौरान। ओके, अगले नंबर पे अगर पूछा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्राइकोडर्मा। क्या बोलेंगे? ट्राइकोडर्मा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ के आ भी रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा जो है वो फ्री लिविंग फंजाई होती है जो कि रूट इकोसिस्टम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ट्राइकोडर्मा की अगर बात करें तो ये पाई जाती है बेटा रूट इकोसिस्टम में। ठीक है, बहुत कॉमन होती है रूट इकोसिस्टम में। और रूट इकोसिस्टम में अगर पाई जाएगी प्लांट के, तो आप बताओ टू ट्रीट द सर्टेन या सेवरल, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा फंजाई है, आसानी से डिकम्पोज कर सकती है। अगर ये किसी प्लांट के रूट के चारों तरफ पाई जा रही है तो ये आने वाले माइक्रोब को हमेशा डिकम्पोज कर देगी, डाइजेस्ट कर देगी, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि टू ट्रीट द सेवरल प्लांट डिजीज या टू ट्रीट प्लांट डिजीजेस। क्या बोलेंगे? टू ट्रीट प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए इसे जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी जो है क्या बायोलॉजिकल कंट्रोल का एग्जांपल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है जिसको आपने पढ़ा भी होगा कि जिसे बोलते हैं बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। क्या बोलते हैं?
बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। और बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। और खास बात ये है कि इसके अंदर एक टॉक्सिन बनता है जो इसे नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। लेकिन अगर वही चीज इस बैक्टीरिया को कोई इंसेक्ट खा ले और उसके इंसेक्ट के मिड गट में पहुंच के अल्कलाइन पीएच की वजह से इसका जो टॉक्सिन है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद उसके मिड गट एपिथेलियल सेल से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, और वो क्या करता है? सेल को स्वेल अप करा देता है, फिर लाइसिस कर देता है और डेथ ऑफ द इंसेक्ट कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस है ये तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब बटरफ्लाई का लार्वा जिसका नाम है कैटरपिलर, वो आपको बहुत परेशान कर दिया हो, आपकी फसल को बहुत नुकसान कर रहा हो, तो आप इस्तेमाल बैक्टीरिया बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस, जिसे हम शॉर्ट में बीटी भी बोल सकते हैं। और इसका बड़ा शानदार एग्जांपल हम लोगों ने ले रखा है बीटी कॉटन बना के जेनेटिकली इंजीनियर करके, कि इसकी उसी जीन को, उसी टॉक्सिन वाली जीन को, बीटी टॉक्सिन जीन को हमने कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जेनेटिकली, तो बीटी कॉटन बन गया। अब बीटी कॉटन जो है वो क्या है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट मतलब कि जो ग्रुप इंसेक्ट का अटैक करता था कॉटन में, उसके लिए जो है इसने उसे इंसेक्ट को खत्म कर दिया, तो रेजिस्टेंट बन गया। तो आप बताओ, अपने आप ही ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट होने की वजह से पैदावार बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए बताया गया है कि ये बैक्टीरिया बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस जो है वो सैकेट्स ऑफ ड्राइड स्पोर्स में पाए जाते हैं। तो उन सैकेट्स ऑफ ड्राइड स्पोर्स में पाए जाने की वजह से उन ड्राइड स्पोर्स को आप लाइए, इकट्ठा करिए और पानी के साथ मिक्स करिए और स्प्रे करने वाली मशीन में भर के आप उस जो खतरे में हैं, जिनके ऊपर इंफेक्शन के चांसेस हैं, जैसे वल्नरेबल प्लांट्स हैं, जैसे फ्रूट ट्रीज हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट हैं, उन सब के ऊपर आप जो है आसानी से इसे छिड़क सकते हैं, जिसकी वजह से ये सुरक्षा मिल जाएगी। तो आप बताओ, ये सारे के सारे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पहला है लेडी बर्ड, दूसरा है ड्रैगन फ्लाई, तीसरा है बैक्लोवायरस, चौथा है ट्राइकोडर्मा, पांचवा है बैक्टीरिया बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप कोई एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, एक लाइन लिखी गई है कि एनसीईआरटी में कि किसान वही अच्छा है जो अपने खेत में फसल को बर्बाद करने वाले इंसेक्ट को बहुत हद तक कंट्रोल कर ले, लिमिट कर ले, ताकि उसका नुकसान उस बड़े स्तर पे ना हो, लेकिन वो कभी भी किसी स्पीसीज के, चाहे वो उसका नुकसान ही कर रही है, चाहे वो इंसेक्ट है, चाहे वो पेस्ट है, उसको कभी पूरी तरह से इरेडिकेट ना करे। क्योंकि अगर इरेडिकेट कर देगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? कम। और डाइवर्सिटी अगर कम होगी तो इकोसिस्टम क्या होगा? उसकी वाइब्रेंसी खत्म होने लगेगी। मतलब उस स्पीसीज पे निर्भर जो लोग होंगे वो चेन पूरी की पूरी खत्म होती चली जाएगी। तो इसीलिए इस बात का खासा ध्यान रखना है। तो दो किसान में से कौन सा अच्छा है? जो उसके वाइब्रेंसी ऑफ इकोसिस्टम को समझे और बल्कि पूरा इरेडिकेट ना करने के बजाय उसे चेक द एट द मैनेजेबल लेवल। एनसीईआरटी इस बात को लिखती है। ओके।